वेलकम स्टूडेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आज जो यूनिट कवर करने वाले हैं वो है 6 और इसका नाम है नेचुरल लर्निंग प्रोसेसिंग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनएलपी भी बोलते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी होने वाली है क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करेंगे, फिर एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे, एआई प्रोजेक्ट साइकिल को रिविजिट करेंगे एनएलपी के थ्रू, और इसमें ह्यूमन लैंग्वेज और कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या क्या डिफरेंस है ये भी पता करेंगे। फिर हम डेटा प्रोसेसिंग पे लीड करेंगे। अब हम पहली स्लाइड पे जाते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में एनएलपी को समझ लेते हैं कि व्हाट इज एनएलपी। एनएलपी जैसे इसका फुल फॉर्म ही है नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज का मतलब जो ह्यूमन बीइंग बोल रहा है, हमारी भाषा जो हम बात करते हैं किसी दूसरे पर्सन से, तो वो क्या है, एक नेचुरल लैंग्वेज है। उसी को प्रोसेस करना किसके थ्रू, सिस्टम के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू। लेकिन हमें भी पता है कि कंप्यूटर क्या समझता है, हमारी भाषा तो नहीं समझता, वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, मतलब 0 और 1 की भाषा वो समझता है। तो जो हमारी लैंग्वेज है वो चाहे हम कितना भी सही बोले, करेक्ट बोले या जो भी है, सामने वाला भी हमारी भावनाओं को समझ लेता है। जरूरी नहीं होता है कि हम इतना प्रॉपर ग्रामर का भी ध्यान देते हैं, हम कभी इशारों में भी बात कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें हम कंप्यूटर को कैसे समझाएंगे, तो इसी सारी चीज को हम किस में पढ़ते हैं, एनएलपी में पढ़ते हैं। अब जो भी हम हमारी जो लैंग्वेज है उसको पहले हम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 0 और 1 में, तभी तो जाके कंप्यूटर समझेगा हमारी भाषा को। तो चलिए थोड़ा सा और इसको ब्रीफली देखते हैं कि क्या है एनएलपी। एनएलपी is a branch of AI that enable computer to understand, interpret, generate and interact with human language. एनएलपी क्या है? एक एआई की ब्रांच है जो कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने में मदद करता है, ह्यूमन लैंग्वेज से इंटरेक्ट करने में, और उसको जिस तरीके से उसकी कैपेबिलिटी है उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। ये किस चीज का कॉम्बिनेशन है? लैंग्विस्टिक मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग टू प्रोसेस टेक्स्ट एंड स्पीच डेटा। ये कॉम्बिनेशन होता है लैंग्वेज का जो हम बोलते हैं उसका, मशीन लर्निंग का, क्योंकि मशीन लर्निंग के थ्रू ही हम मॉडल क्रिएट करते हैं। जब तक मॉडल क्रिएट नहीं करेंगे हमें पता नहीं लगेगा कि हमारी मशीन किस तरीके से काम कर रही है, या फिर कोई एक्सटर्नल डेटा आप उसको प्रोवाइड करोगे तो वो किस तरीके से आंसर कर रही है। और डीप लर्निंग भी इसमें आ जाती है। डीप लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग की ही जितनी एल्गोरिथम होती है उसको डीपली डिस्क्राइब करते हैं। और इसको हमने प्रीवियस यूनिट में भी देखा था कि जब स्टैट्स और मैथ्स का कॉम्बिनेशन और डेटा इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो डीप लर्निंग वाला प्रोसेस हो जाता है। कुछ एग्जाम्पल है इसका। जैसे वॉइस असिस्टेंट तो हमने देखा होगा, सीरी, अलेक्सा या गूगल असिस्टेंट। पहले हम क्या करते थे, गूगल पे लिखते थे, टाइप करते थे, तो जो टाइप करते थे सर्च करने के लिए वो भी आपका एनएलपी में आ जाता है। लेकिन अब आपने देखा होगा वॉइस का असिस्टेंस आ गया, अब हमें लिखने की जरूरत नहीं होती है। हम डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि आज का वेदर कैसा है, या टॉप रेस्टोरेंट कौन सा है, या टॉप कोर्स कौन से चल रहा है मार्केट में। बस आप बोलिए, वो क्या करता है, आपको एक लिस्ट बना के दे देता है, टॉप लिस्ट, जिसको आप आगे फर्दर सर्च कर सकते हो, आपको लिखना भी नहीं पड़ता है। चैटबोट आ गए हैं कई सारे, कस्टमर सर्विस एआई है, व्हाट्सएप बोट्स भी आ गया है, चैट्स आ गया है, अब हमें लिखने की जरूरत। चैटबोट क्या करता है कि आप कोई आपने अगर ई कॉमर्स साइट अगर यूज करी होगी, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट लिया होगा और उसका पेमेंट आपको नहीं आया है, या फिर आपने उसको प्रोडक्ट को रिटर्न किया है, तो उसका फीडबैक आपको देना है या किसी चीज को देखना है, तब हम क्या करते हैं, एक असिस्टेंस हमेशा रहता है, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। या फिर किसी वेबसाइट पे भी जाइए तो आप देखो कि आजकल व्हाट्सएप का भी मेन्यू आ गया है, और हेल्प मेन्यू हमेशा पॉपअप हो जाता है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग आप देखते हो कि एक असिस्टेंस जरूर मिलता है। नेक्स्ट है टेक्स्ट एनालिसिस, सेंटिमेंटल एनालिसिस एंड स्पैम डिटेक्शन। सेंटिमेंट एनालिसिस तो स्नैपचैट है और इंस्टाग्राम वगैरह है, सबने यूज किया होगा, फेसबुक वगैरह। तो उसमें आपने देखा होगा लाइक एंड कमेंट का बटन आता है, तो लाइक भी कई सारे, अब तो बहुत सारे सेंटिमेंट्स आ गए हैं आपकी, या फिर लिंक्डइन पे भी क्या है कि आप किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, या फिर सैड मूड में है, या हैप्पी मूड में है, या एंजॉयमेंट वाले मूड में है, तो ये सब क्या है, सेंटिमेंट है। ह्यूमन
का जो नेचर है वो अलग अलग मूड पे डिपेंड करता है, तो ये सब सेंटिमेंट एनालिसिस पे भी आता है। या फिर आप अगर एक्स यूज करते हैं, मतलब तो इसमें भी क्या है कि कौन सी पार्टी पे कौन सा लोग ज्यादा रिएक्शन कर रहे हैं, किसके सपोर्ट में है, तो ये सब सेंटिमेंट एनालिसिस में भी यूज आ जाता है। स्पैम डिटेक्शन आप देखते होंगे कि अगर ईमेल वगैरह यूज करते हो तो स्पैम का एक अलग ही फोल्डर होता है जो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके दे देता है। हाँ, कभी कभी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट मेल भी हमारी स्पैम में चली जाती है, तो हमेशा मॉडल आपका एक्यूरेसी 100% एक्यूरेसी तो देता नहीं है, कहीं ना कहीं तो एरर होता ही है, तो ये एरर में आ जाता है, ये अलग बात है। तो ये हमने देख लिया, कुछ एग्जाम्पल है। ये फिगर है, इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देखिए टेक्स्ट लिखा है, वीडियो लिखा है और ऑडियो लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, एनएलपी में आपका जो डेटा है वो टेक्स्ट में भी है, वीडियो फॉर्मेट में भी है और ऑडियो फॉर्मेट में भी जाता है। इसमें क्या है, एंटिटी को एक्सट्रैक्ट करता है। एंटिटी एक्सट्रैक्शन का मतलब ये है कि सारी चीजें, जैसे मैं आप बोल रही हूँ, हो सकता है कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर दिए, लेकिन जो मेन मीनिंग निकालना था, जैसे एनएलपी के बारे में ही सर्च करना है, तो एनएलपी आप गूगल पे भी सर्च करोगे, आपको इतनी सारी आंसर शीट मिलेगी, इतने सारे कंटेंट मिलेंगे, लेकिन जो आपको मेन कंटेंट चाहिए उसको एक्सट्रैक्ट करने का भी काम क्या करता है, एनएलपी करता है। सेंटिमेंट एनालिसिस मैंने आपको अभी डिस्कस किया कि बहुत सारे मूड होते हैं ह्यूमन का, तो वो सेंटिमेंट को भी क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है। एक अभी सेंटिमेंट एनालिसिस का ही बता रहे हैं कि अभी दिल्ली में ही वोट हुआ था, तो सेंटिमेंट एक तरीके से इसमें भी आ गया कि कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा वोट आया है, तो हम पहले एग्जिट पोल निकाल लेते हैं या फिर लोगों से सर्वे कर लेते हैं, तो ये सब एनालिसिस किस पे बेस हो जाती है, सेंटिमेंट एनालिसिस पे भी हो जाती है। रॉ लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रॉ लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि जब भी हम कोई गूगल पे वॉइस असिस्ट करते हैं तो हमेशा हर पर्सन का सेंटेंस अलग होता है, कोई प्रॉपर सेंटेंस में बोलता है या फिर सिर्फ सिंपल एक वर्ड बोलता है। तो जैसे मैंने बोला कि मुझे टॉप अपने आसपास के सबसे टॉप रेस्टोरेंट या फिर आज मुझे चाइनीज खाना है, तो चाइनीज अपने आसपास के लोगों मतलब जहाँ रेस्टोरेंट में है वो सर्च करके दे दे। तो कुछ लोग तो प्रॉपर लिखेंगे, बोलेंगे कि सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट कौन सा है चाइनीज का, या फिर कुछ लोग लिख सकते हैं बेस्ट रेस्टोरेंट ऑफ चाइनीज। ओके, तो ये सब क्या है, रॉ लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मतलब उसमें सिर्फ रॉ लैंग्वेज को भी हटा के जो मेन कंटेंट होता है उसको सर्च करना भी एनएलपी का काम होता है। एक है टॉपिक क्लासिफिकेशन। टॉपिक क्लासिफिकेशन का मतलब जस्टिफाई करता है कि आपको चाइनीज में भी, मैंने बोला तो चाइनीज में भी आपको क्या क्या चीजें आ रही हैं, कौन कौन से फूड मेन्यू आ रहे हैं, तो उसको भी एक प्रिसाइज करने का भी काम एनएलपी करता है। रिलेशनशिप एक्सट्रैक्शन क्या है, रिलेशनशिप कौन से टेक्स्ट में या कौन से वॉइस में किस तरीके का रिलेशनशिप है, वो भी एक एनएलपी के थ्रू होता है। ये सारी चीजें जो लिखी हुई है एग्जाम्पल वगैरह, इसको और अच्छे से समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ एनएलपी। ये कई सारे बॉक्सेस है, इसमें मैंने आपको लिखा हुआ एग्जाम्पल, इसको अच्छे से समझते हैं। पहला है सर्च इंजन। सर्च इंजन में गूगल असिस्ट, जिसमें हम कुछ भी टाइप करते हैं तो वो टेक्स्ट में आ जाता है, या फिर कुछ वॉइस के थ्रू सर्च करते हैं तो वो सर्च एनालिसिस सर्च इंजन के ही थ्रू आता है। जैसे आज का मौसम के बारे में जानकारी चाहिए, या फिर आज ट्रैफिक किस साइड सबसे ज्यादा है, या फिर यहाँ बैठे बैठे हमें मनाली का ही वेदर जानना है, या फिर ये बेस्ट सीजन है वहां पे घूमने का या नहीं है, तो ये सब हम किसके थ्रू जान सकते हैं, सर्च इंजन के थ्रू जान सकते हैं। या फिर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के बारे में ही आपको सैंपल पेपर भी सर्च करने हैं, तो ये सब क्या है, सर्च इंजन के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट है वॉइस असिस्टेंट। वॉइस असिस्टेंट में भी मैंने बताया ना कि आप लिखने के बजाय क्या कर सकते हो, अपनी वॉइस को भी दे सकते हो, डायरेक्टली बोल भी सकते हो। यूट्यूब में भी आप देखो कि सर्च करने से आपको हमेशा एक वॉइस असिस्टेंट दिखेगा, यहाँ तक कि आपके सिस्टम में भी एक कॉर्टाना आ गया है, कॉर्टाना के थ्रू भी आप वॉइस असिस्ट करके अपने सिस्टम के बारे में, या फिर गूगल से कनेक्टेड है या नेट से कनेक्टेड है, तो नेट में ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी बैठे आप सर्च कर सकते हो कोई भी चीज, कंटेंट। एक है ऑटो करेक्ट एंड प्रिडिक्टिव टेक्स्ट। ऑटो करेक्ट एंड प्रिडिक्टिव टेस्ट, जब भी हम व्हाट्सअप चैटिंग भी करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, ऑटो करेक्ट में चीजें गलत चली जाती है, क्योंकि कुछ सेंस होता है, जैसे हमें लिखना कुछ और है तो वो क्या करता है, आगे प्रिडिक्ट कर लेता है और आंसर कर देता है। जैसे कभी आपने ईमेल भी लिखा होगा, तो जैसे आई वुड लाइक टू से
पूरा नहीं लिखना पड़ता है, आई वुड लिखते ही वो सजेस्ट कर लेता है लाइक टू से, या फिर गूगल पे भी सर्च किया है कि हाउ टू बिकम, तो वो बहुत सारे सजेशन दे देता है कि रिच है या इंजीनियर है या मेडिकल फील्ड में जाना है या कुछ भी। तो ये सजेशन किसके थ्रू आ रहा है, ये सब एनएलपी के थ्रू ही आता है। ईमेल स्पैम, मैंने बताया ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो सही नहीं है, तो वो मेल किस में चली जाती है, स्पैम में चली जाती है, चाहे वो प्रमोशनल हो, चाहे कुछ भी एक्स्ट्रा हो, कुछ भी जो फालतू की मेल है वो सब किस में चली जाती है, ईमेल में। तो ये ईमेल स्पैम का भी काम करता है एनएलपी ही। नेक्स्ट है लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना। आजकल बहुत सारे ऐसे ऐप आ गए हैं जो आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोलोगे लेकिन उसको ट्रांसलेट करके दे देता है डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे फारसी हो, चाहे उर्दू हो, किसी में भी ये क्या कर सकता है, ट्रांसलेट कर सकता है। टेक्स्ट समराइजेशन क्या है कि बहुत बड़े बड़े अगर आर्टिकल आप पढ़ रहे हो और आप उसको शॉर्ट फॉर्म में बनाना चाह रहे हो या पॉइंटर्स में लिखना चाह रहे हो, तो ये भी काम टेक्स्ट समराइजेशन करता है। लास्ट एप्लीकेशन देख लेते हैं, सेंटिमेंट एनालिसिस। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऐप हैं जिसमें क्या करते हैं, हम ह्यूमन बीइंग अपने अकॉर्डिंग, अपने मूड के अकॉर्डिंग या कंटेंट के अकॉर्डिंग उसमें रिएक्शन करते हैं। तो ये सब सेंटिमेंट एनालिसिस भी एनएलपी के थ्रू लिया जाता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एआई प्रोजेक्ट साइकिल देखते हैं एनएलपी के थ्रू। बोर्ड में इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो हमने इसका प्रोजेक्ट एआई साइकिल पढ़ चुके हैं, 5 तरीके का होता है, लेकिन एनएलपी पे ये जो प्रोजेक्ट साइकिल है वो किस तरीके से काम करता है, इसको हम एक सिनेरियो से समझते हैं, मतलब एक यूज केस से समझते हैं, जिससे हमारी जो 5 साइकिल थी उस पे ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एनएलपी के थ्रू ये प्रोजेक्ट साइकिल किस तरीके से काम कर रही है, क्योंकि एनएलपी में जो डेटा है वो टेक्स्ट का है, वॉइस का है और वीडियो का है। तो सबसे पहले क्या है, द ओनली डिफरेंस विद अदर एआई प्रोजेक्ट इज दैट द इनपुट टू आर एआई एल्गोरिथम इन एनएलपी इज द ह्यूमन लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट एंड वॉइस। मैंने आपको बताया था कि एनएलपी के थ्रू एआई का जो साइकिल है वो कैसे काम करेगा, टेक्स्ट और वॉइस के बेसिस पे। तो एक सिनेरियो है, इसको हम अच्छे से देखते हैं कि एक हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में पेशेंट्स की लाइन लगी हुई है। तो इस सिनेरियो में भी क्या है कि इन द पास्ट फ्यू इयर्स हॉस्पिटल हैव नोटिस अ बिग राइज इन द नंबर ऑफ पेशेंट सीकिंग मेडिकल एडवाइस। दिस हैज लेड टू longer waiting times, making patient feel upset and anxious. They spend hours in crowded waiting room, and when they finally get to see a doctor, their concern often to not get fully addressed during the short appointment. कुछ सालों में देखा जा रहा है कि हॉस्पिटल में पेशेंट की भीड़ बढ़ती जा रही है। इससे क्या हो रहा है कि पेशेंट को बहुत ज्यादा अपने एडवाइस के लिए वेट करना पड़ रहा है अपॉइंटमेंट होने के बाद भी। इससे क्या हो रहा है कि पेशेंट में एंगर इशू बढ़ रहे हैं, या फिर अपॉइंटमेंट देर से मिल रहा है तो वो अपनी प्रॉब्लम को ठीक से डॉक्टर से डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस सिनेरियो को दिखा रहा है। तो ये सिनेरियो एआई प्रोजेक्ट साइकिल पे किस तरीके से काम करता है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में सबसे पहला है एआई साइकिल में सबसे पहला पॉइंट आता है प्रॉब्लम स्कोपिंग। प्रॉब्लम स्कोपिंग मतलब प्रॉब्लम एक्चुअल है क्या उसके बारे में समझते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम तो हमने देखा है कि प्राइमरी प्रॉब्लम क्या है कि हॉस्पिटल में नंबर ऑफ पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं जिनको मेडिकल एडवाइस की जरूरत है। इससे क्या हो रहा है कि लॉन्गर टाइम, वेटिंग टाइम बढ़ रहा है, क्योंकि पेशेंट बहुत ज्यादा है तो डॉक्टर कितने लोगों को देखे, तो वो उनका क्या है, वेट करने का टाइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इससे पेशेंट में फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, वो एंशियस हो रहे हैं। लैकिंग ऑफ टाइम, पेशेंट आर नॉट फुली एड्रेस। अब टाइम कम मिलने की वजह से पेशेंट को ठीक तरीके से एड्रेस नहीं किया जा रहा है, उनको ठीक से गाइडेंस नहीं मिल पा रही है। लीविंग देम डिससेटिस्फाइड विद देयर हेल्थ केयर एक्सपीरियंस। इससे क्या हो रहा है, वो अपने हेल्थ एक्सपीरियंस से अगर हेल्थ केयर एक्सपीरियंस की बात करें तो वो डिससेटिस्फाइड हो रहे हैं और हॉस्पिटल को बहुत बेकार सा रिव्यू दे रहे हैं, बैड रिव्यूज दे रहे हैं। तो दिस सर्च इन पेशेंट नंबर हैज पुट इमेंस pressure on hospital resource, necessitating a more efficient and patient centric approach to healthcare service. इससे क्या हो रहा है, हॉस्पिटल में इतने ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा है कि अब इसका सोल्यूशन क्या है कि हमें एक ऐसा सोल्यूशन निकालना है जो पेशेंट सेंट्रिक हो, एक ऐसा अप्रोच निकालना है जिससे हम पेशेंट क्या हो, डिससेटिस्फाइड ना हो। अब सबसे बेस्ट अगर
प्रॉब्लम की बात करें, मतलब इसके सोल्यूशन की बात करें, तो मुझे सबसे बेस्ट इसका जो सोल्यूशन लग रहा है वो है चैट बोट। चैट बोट क्या करेगा, क्योंकि इतने सारे पेशेंट है, सबके लिए तो एक एक पर्सन नहीं रख सकते उनकी परेशानियां सुनने के लिए। बेटर है कि हम चैट बोट बना देते हैं। चैट बोट में जो पेशेंट है वो क्या करेगा, खुद ही चैट बोट से बात करेगा, इससे हमें डेटा गैदर हो जाएगा, तो उनके प्रॉब्लम को समझने में बहुत इजी वे एक हो सकता है हॉस्पिटल के लिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। प्रॉब्लम स्कोपिंग में हमने देखा था 4W का कॉन्सेप्ट, जिसको कैनवास भी बोलते हैं। ये बहुत पूछा भी जाता है, इसके कई सारे सिनेरियोज हैं। तो ये जो 4W का कॉन्सेप्ट है, हु, व्हाट, वेयर एंड व्हाई, ये इस प्रॉब्लम पे किस तरीके से फिट बैठता है इसको देखते हैं। हु का मतलब क्या है कि कौन इस पे सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट मतलब स्टैक होल्डर, जो इफेक्ट होगा उसी को ही, अगर प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो फायदा भी उसी को ही होगा। तो यहाँ पे स्टैक होल्डर कौन है, हॉस्पिटल है और पेशेंट है, क्योंकि हॉस्पिटल में ही पेशेंट की भीड़ बढ़ रही है, जिससे हॉस्पिटल पे ही क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि पेशेंट डिससेटिस्फाइड हो रहा है और वो रिव्यू अच्छा नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए क्या है, हॉस्पिटल एंड पेशेंट है, क्योंकि पेशेंट इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से हॉस्पिटल पे प्रेशर बढ़ रहा है, या फेसिंग लॉन्गर वेटिंग टाइम एंड फ्रस्ट्रेटेड ड्यू टू ओवर क्राउडेड वेटिंग एंड लिमिटेड टाइम विद डॉक्टर। अब व्हाट का क्या मतलब है, नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम की नेचर कैसी है, वो किस प्रकृति का है। तो सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है कि पेशेंट को सबसे ज्यादा लॉन्गर टाइम के लिए वेट करना पड़ रहा है, और वो जिस कंसर्न के लिए आए हैं उनको वो सही एडवाइस नहीं मिल पा रही है। तो हॉस्पिटल, और किस लिए नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल काफी लॉन्गर वेट से डील कर रहा है, और पेशेंट आर नॉट गेटिंग इनफ टाइम विद डॉक्टर टू डिस्कस ऑल देयर कंसर्न, लीविंग देम डिससेटिस्फाइड। नेक्स्ट है वेयर। वेयर मतलब ये प्रॉब्लम कहाँ अगर हुई है, लोकेशन, पोजीशन। तो लोकेशन कहाँ है, हॉस्पिटल में है, और उनकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज के बारे में, क्योंकि पेशेंट क्या करना चाह रहा है, हेल्थ केयर की जो फैसिलिटीज है उसको भी ऑक्यूपाई करना चाह रहा है। तो मेन रीजन कहाँ है, लोकेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ है, हॉस्पिटल। नेक्स्ट है वाई। वाई का मतलब है कि ये क्या, ये प्रॉब्लम जेनरिक है और ये दूर करने लायक है या नहीं है। ऑब्वियस ही है, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हॉस्पिटल कोई एक दो पेशेंट के लिए नहीं ओपन होता है, इतने सारे पेशेंट आते हैं। तो ये मतलब क्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब इस प्रॉब्लम को दूर करना बनता है। ठीक है, तो वाई इसीलिए आता है, इंक्रीजिंग। और ये वाई किसलिए हुई मतलब ये हो क्यों रही है, क्योंकि इंक्रीजिंग पेशेंट नंबर एंड रिसोर्स स्ट्रेन, patient causing longer waiter time and overcrowding. Hospital are under pressure to handle the growing number of patients efficiently and provide better patient central care. मतलब पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, वेटिंग टाइम बढ़ रही है, इससे क्या हो रहा है, हॉस्पिटल में प्रेशर बढ़ रहा है, तो वो पेशेंट को सही गाइडेंस नहीं दे पा रहा है। तो आई होप ये 4W का कॉन्सेप्ट इस सिनेरियो पे आपको फिट समझ में आ रहा होगा, बेटर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमने एक प्रॉब्लम लेके इसको समझाया है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, जो सेकंड नंबर पे आता है, वो है डेटा एक्विजिशन। डेटा एक्वायर करना, ये किस, एक्वायर का मतलब है गैदर करना। अब जिस पे आपकी प्रॉब्लम बेस्ड होगी उसी के ही अकॉर्डिंग तो आप डेटा गैदर करोगे। तो हमारी प्रॉब्लम याद करिए क्या था, पेशेंट बढ़ने से हॉस्पिटल पे प्रेशर हो रहा है, तो इसी के ही अकॉर्डिंग तो हम क्या करेंगे, डेटा को गैदर करेंगे। और इसका सोल्यूशन मैंने आपको क्या बताया, चैट बोट। तो चैट बोट के लिए हम डेटा किस तरीके से गैदर कर सकते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। सम सोर्सेस एंड मेथड्स फॉर डेटा एक्विजिशन, इसके कई सोर्सेज हैं। हम क्या कर सकते हैं, हॉस्पिटल के इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड को देख सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में भी डेटा हो सकता है पेशेंट का, ऑब्वियस सी बात है होगा। मेडिकल लिटरेचर एंड रिलायबल डेटाबेस देख सकते हैं। मेडिकल लिटरेचर का मतलब है कि जो हॉस्पिटल में कई सारे आर्टिकल्स आते हैं, लिटरेचर बने होते हैं, जर्नल्स बने होते हैं, और बहुत सारी चीजें होती है, या फिर पुराना डेटाबेस होता है, वहां से भी डेटा को ले सकते हैं। क्योंकि हमें क्या करना है, चैट बोट को इस तरीके से ट्रेन करना है कि वो पेशेंट से इंटरेक्ट करे और उसका जो मेन सही डेटा है उसको गैदर कर सके। नेक्स्ट है पेशेंट से हम सर्वे या फीडबैक भी ले सकते हैं, कुछ ऐसा फॉर्म बना सकते हैं कि उससे हम स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे और उसके अकॉर्डिंग पेशेंट आंसर दे, या फिर आपका
यहाँ पे हॉस्पिटल में किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में फीडबैक दे सके, या फिर हॉस्पिटल में किस तरीके की कमियां हैं या हमें किस तरीके से इसको इम्प्रूव करना है, या फिर इम्प्रूवमेंट ऑलरेडी है तो उसका भी फीडबैक दे। तो ये भी एक डेटा गैदर करने का बहुत अच्छा पॉइंट है जिससे हम चैटबॉट को क्या कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं। एक्सपर्ट इनपुट एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स, जो मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, जिनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो भी, उससे भी हम डेटा गैदर कर सकते हैं, क्योंकि जो एक्सपीरियंस पर्सन होगा वो बहुत अच्छे तरीके से बता सकता है कि क्या ये जो मॉडल बना है वो सही बना भी है या नहीं, या फिर इसमें कुछ अलग से चेंजेस करने की नीड है, या फिर डिफरेंट तरीके का डेटा भी हम इसको दे सकते हैं ताकि वो अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको बेटर कर सके। नेक्स्ट है यूजर इंटरेक्शन विद चैटबॉट, या फिर चैटबॉट को डायरेक्टली हम यूजर से इंटरेक्शन बना दे, डायरेक्टली वो क्या करे, यूजर अपने अकॉर्डिंग चैटबॉट से बातें करे, अपना कंसर्न रख सके और उसके अकॉर्डिंगली चैटबॉट क्या कर सके, उससे डेटा गैदर कर सके। प्रिवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन, अब इस तरीके से जो डेटा गैदर हो रहा है उसमें प्रिवेसी और डेटा प्रोटेक्शन की भी बहुत नीड होगी, क्योंकि ये पेशेंट का डेटा है, तो और पेशेंट का डेटा भी बहुत डेलिकेट होता है, तो इस तरीके का डेटा यूनिवर्सली ना जाए, उसी चैटबॉट को या उसी हेल्थ केयर सेंटर को जाए जिससे पेशेंट अपने डेटा को शेयर कर रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो डेटा गैदर करने में हमें हेल्प करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट होता है डेटा एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोर का मतलब है कि उसको एक्सप्लोर करना और कुछ और फीचर्स को गैदर करना। तो जो डेटा हमारा प्रीवियस पॉइंट से इकट्ठा हुआ था उसी को ही हम यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। पहला पॉइंट है द प्रोजेक्ट टीम थर्डली एनालाइज एंड एक्सप्लोर दैट कलेक्टेड डेटाबेस दैट विल बी यूज्ड टू ट्रेन द चैटबॉट। अब हमारे पास डेटा गैदर हो गया, अब हम उस डेटा को किसके लिए ट्रेन कर रहे हैं, चैटबॉट के लिए। तो अब इसमें हम और चीजें देख लेते हैं, डेटा को और एक्सप्लोर कर लेते हैं कि जो डिफरेंट तरीके का डेटा आया है क्या उसमें कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं है, क्योंकि अगर मिसिंग वैल्यू है तो एरर ज्यादा आएगी, तो हम मिसिंग वैल्यू को हैंडल कर सकते हैं, या फिर कोई और इनकंसिस्टेंट डेटा है जिसको हम रिमूव करने की जरूरत है तो उसको हटा भी सकते हैं। अब डेटा के एक्सप्लोरिंग प्रोसेस में क्या होता है कि हमें इनसाइट, मतलब हमें आंसर चाहिए, मतलब हमें ऐसा फीचर चाहिए जो हमारा यूजफुल हो डिफरेंट मेडिकल केसेस। अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे इंसाइट होंगे वो किससे निकल सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल केसेस से निकल सकते हैं, या पेशेंट को किस तरीके का सिम्टम्स है, किस तरीके की बीमारी है, तो उससे हमें बीमारी का सेग्रीगेशन करने में काफी हेल्पफुल मिलेगी। सिम्टम्स हो गया, डायग्नोस करने में भी काफी भाई जिस तरीके की बीमारी उसी तरीके का डायग्नोसिस करने में हेल्प मिलेगी हमें। और रिलेशनशिप भी हम दे सकते हैं कि उसके हेल्थ इश्यू में और उसके सिम्टम्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या उसको वही ट्रीटमेंट मिल रहा है जो उसका सिम्टम्स दिखा रहा है। It is important to identifying pattern, correlation, and potential rule that can help the chatbot accurately suggest possible health issues based on user symptoms. चैटबोट को जब हम डेटा देंगे, ट्रेन करेंगे, तो कैसा डेटा देंगे, ये यूजर के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उसका जो हेल्थ इश्यूज है उसी को ही वो सजेस्ट करे। तो ये कुछ डेटा एक्सप्लोरेशन की टेक्निक है जिससे क्या होगा, डेटा तो एक्सप्लोर हो गया, डेटा तो हम एक्वायर कर रहे हैं, लेकिन डेटा सही भी होना चाहिए चैटबॉट को देने के लिए, क्योंकि अगर डेटा सही नहीं होगा तो हमारा एरर रेट बढ़ जाएगा। एरर रेट का मतलब है बीमारी कुछ और उसका सोल्यूशन कुछ और मिल रहा है। तो ये डेटा एक्सप्लोरेशन भी काफी मेन इंपॉर्टेंस रखता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, फोर्थ पे, मॉडलिंग। फोर्थ पॉइंट है मॉडलिंग। अब डेटा आ गया, डेटा को हमने एक्सप्लोर भी कर लिया, अब हमारा डेटा रेडी है मॉडल में फिट होने के लिए, मतलब चैटबॉट को देने के लिए। एक ऐसा चैटबॉट हम बना रहे हैं जिसमें हमने डेटा गैदर कर लिया है। अब हम कोई भी बाहर से डेटा इसको फिट कराएं, वो हमारा मॉडल सही एक्यूरेट करना चाहिए। अब इस मॉडलिंग वाला प्रोसेस भी देख लेते हैं, इसमें क्या है। Design the structure and flow of the chatbot conversation and define key features such as symptom input, information retrieval and health issue suggestion। हमने इस तरीके से मॉडल क्रिएट किया है कि अगर हम कुछ भी सिम्टम्स में इनपुट कर रहे हैं, किसी भी पेशेंट का सिम्टम्स इनपुट कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो, उसका हेल्थ इश्यू सजेस्ट कर सके। Implement algorithm and model that can learn to process user symptoms input, match them relevant health issues and provide appropriate information and guidance। इस तरीके से मॉडल
अपने एल्गोरिथम को जनरेट करे कि सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली उसको क्या मिले, सोल्यूशन मिले। हो सकता है कि कई सारे सिम्टम्स एक जैसे, कई बीमारियों के एक सारे भी हो सकते हैं, तो वो उसके ही अकॉर्डिंग अगर सिम्टम्स दिखा रहा है तो उस सिम्टम्स को भी वो दिखा सके। इससे क्या होगा कि डॉक्टर को भी हेल्प होगी और पेशेंट को खुद को समझने में हेल्पफुल होगा कि किस तरीके से उसको बीमारी हो गई। और इस तरीके से करने से क्या होगा, टाइम भी बहुत ही लेस होगा। जहां पे अभी हॉस्पिटल में पेशेंट की भीड़ आ रही थी, वो पेशेंट खुद भी एनालाइज कर सकता है और डॉक्टर को भी एक एक पेशेंट को इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता लग गया है कि किस तरीके की उसकी डिजीज हो सकती है, क्योंकि मॉडल ने, चैटबॉट ने उसी तरीके से उसको क्या कर दिया है, प्रिडिक्ट कर दिया है। Next है utilize NLP technique to understand and interpret user symptom description, ensuring the chatbot can accurately identify and suggest potential health issues। अब NLP इसमें किस तरीके से हेल्प करेगा, चैटबॉट में आपने देखा होगा कि वॉइस असिस्टेंस भी होता है, कभी कभी रिपोर्ट भी आप देख सकते हो, अपलोड कर सकते हो, तो आपकी रिपोर्ट भी NLP पढ़ सकता है, या फिर कुछ भी आप उसमें टेक्स्ट भी दे सकते हो। तो ये सब टेक्निक है जो एनएलपी इसमें हेल्प कर रहा है। तो आई होप मॉडलिंग वाला आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ कि जो मॉडल बना है क्या वो सही बना है या नहीं है, उसमें कितनी एक्यूरेसी आ रही है, क्या कमी है, ये सारा पार्ट किसमें आ जाता है, इवैल्यूएशन पार्ट में आ जाता है। तो अब ये जो हमारा चैटबॉट बना था उसके थ्रू हम इवैल्यूएशन देख लेते हैं कि क्या ये सही चैटबॉट बना है या नहीं बना है। अगर नहीं बना है तो उसको किस तरीके से हम इसमें इंप्रूव कर सकते हैं। Evaluation phase play a crucial role in determining the model's performance and generalization ability। मतलब ये क्या करता है, मॉडल की परफॉर्मेंस को बताता है। By evaluation, the project team can determine the chatbot strength, weakness and overall performance। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट टीम क्या है, जो उस मॉडल में क्या कर रहा है, डेटा फीड कर रहा है या मॉडल को बना रहा है। इसमें क्या करेगा, वो मॉडल की परफॉर्मेंस को चेक करेगा, फिर कंटिन्यूअसली इंप्रूव द चैटबॉट परफॉर्मेंस बाय इटरेटिंग एंड रिफाइनिंग द एल्गोरिथम बेस्ड ऑन यूजर फीडबैक एंड इवैल्यूएशन आउटकम व्हाइल बीइंग माइंडफुल ऑफ द रिस्क ऑफ ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग। अब ये जो एनएलपी है, डीप लर्निंग है, मशीन लर्निंग है, ये सब क्या करते हैं, ओवर द टाइम पीरियड क्या करते हैं, अपनी ही परफॉर्मेंस को बेटर बनाते हैं। किसके थ्रू, फीडबैक के थ्रू। तो क्योंकि ये क्या है, डेटा अपने आप ही ले रहे हैं, डेटा को उसी में ही इसमें इनपुट होता है, उसी में ही आउटपुट होता है, तो क्या कर रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस को खुद ही इंप्रूव करते हैं। अब ये एक है अंडर फिटिंग, एक है बैलेंस। तो जो बैलेंस वाली कंडीशन आती है उस फेस में हम कह सकते हैं कि चैटबॉट सही एक्यूरेसी दे रहा है। अब इस तीनों सिचुएशन को हम जरा अच्छे से समझते हैं कि ओवर फिटिंग वाली कंडीशन क्या होती है, अंडर फिटिंग वाली कंडीशन क्या होती है और बैलेंस वाली कंडीशन क्या होती है। अब इस ओवर फिटिंग में आप देखो कि ये जो मॉडल है बना है, मॉडल का ये जो आपको लाइन दिख रही है वो मॉडल की एक्यूरेसी है। अब ये क्या कर रहा है, मॉडल हर एक डेटा पॉइंट को टच करने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए, रेड को भी टच कर रहा है, ग्रीन को भी टच कर रहा है, मतलब हर एक डेटा पॉइंट को, जहां जहां डेटा पॉइंट आपको दिख रहे हैं वो सारे डेटा पॉइंट को मर्ज करने की कोशिश कर रहा है। मतलब क्या कर रहा है, इतना डेटा क्राउडेड कर दे रहा है, इतनी भीड़ लगा दे रहा है डेटा की कि उसको खुद समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, एट द टाइम लास्ट में उसको एरर ही मिलेगी। ठीक है। अब अंडर फिटिंग में देखिए क्या है, अंडर का मतलब है कम, कम रह जाना। अब इसमें भी डेटा का मॉडल क्रिएट तो हुआ है, लेकिन बहुत कम ही डेटा पॉइंट क्या हो रहे हैं, टच हो पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि डेटा इसमें कम मिला। तो अब जब डेटा कम मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है इसमें वो सही से प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा। मतलब सिम्टम्स अगर आपने कम बताए तो उसके अकॉर्डिंग उसको जो समझ में आएगा वो बीमारी बताएगा चैटबॉट। ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो लास्ट वाला है वो बैलेंस। बैलेंस मिलेगा या फिर आपको कहीं कहीं मिलेगा परफेक्ट फिट। तो ये क्या है कि भले ही इसमें डेटा पॉइंट कम है, लेकिन ये क्या कर रहा है, जितने इसमें डेटा पॉइंट कंज्यूम हो रहे हैं या जितनी नेसेसरी डेटा पॉइंट है उसी को ही ये टच कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला मॉडल इस केस में सबसे बेस्ट माना जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए अभी आप लोग किसके लिए रेडी कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम के लिए रेडी कर रहे हो, और बोर्ड एग्जाम किसमें आता है, साल में एक बार आता है। तो आप पूरे साल आप पढ़ रहे हो, मतलब आपने सारी बुक रट डाली, मतलब इतना ज्यादा पढ़ लिया, क्योंकि आपको भी पता है बोर्ड एग्जाम एक बार ही आ रहा है।
तो अच्छा परफॉर्म करना है आपको, तो आपने इतना ज्यादा पढ़ लिया, इतना ज्यादा पढ़ लिया, मतलब माइंड में ओवर क्राउडेड कर ली चीजें, टॉपिक ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, तो इससे क्या होगा, जब आप पेपर देने जाओगे हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ कि भाई ये पॉइंट तो मैंने वहां पढ़ा था, शायद ये वैसा होगा। तो यही वाली कंडीशन ओवर फिटिंग है। ओवर मतलब चीजें क्या हो गई, सबसे हमने अपने माइंड में डेटा क्या कर दिया, ओवर फिट कर दिया। तो जब हमारी परफॉर्मेंस की जरूरत थी, जब उस टाइम हमने परफॉर्मेंस सही नहीं दिया, क्यों, क्योंकि हम खुद कंफ्यूज हो गए। तो सेम मॉडल के साथ भी यही होता है कि जब डेटा बहुत ज्यादा हो गया तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये सिम्टम्स तो उसमें भी था, वो सिम्टम्स तो उसमें भी था, तो हम कौन सी इसकी डिजीज बताएं। अब नेक्स्ट कंडीशन ये है अंडर फिटिंग। भाई हमने एग्जाम को बहुत हल्के में ले लिया कि चलो कल पेपर है, आज रात में पढ़ लेंगे, तो ये क्या हो गया, अंडर फिटिंग हो गया। मतलब कल ही पेपर है और डेटा भी हमने क्या कर दिया भाई, हवा में उड़ा दिया। मतलब जो हमें लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें हमने एक रात में दे दी, पढ़ लिया। मतलब हमने माइंड को क्या किया, डेटा बहुत कम दिया। तो जब हमने अधूरा ज्ञान लिया तो हम परफॉर्मेंस भी क्या करेंगे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चैटबोट, चैटबोट को और अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि मैंने चैटबोट का ही आपको एग्जाम्पल बताया था इसके लिए एआई साइकिल में। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे जा सकते हैं इसमें, और पूछा भी गया है बोर्ड में। तो चैटबोट क्या करता है, चैटबोट एक कंप्यूटर प्रोग्राम है या फिर एआई पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंस कह सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं ह्यूमन की तरह। और इसमें हम जो डेटा है वो किसके थ्रू देते हैं, टेक्स्ट और वॉइस के थ्रू देते हैं। हम जैसे अलेक्सा है, सिरी है, या फिर और भी गूगल असिस्टेंस आ गया है, या फिर कोई भी साइट आप देखोगे तो सबसे पहले चैट बोर्ड आ जाता है, पॉपअप हो जाता है कि मे आई हेल्प यू समथिंग। तो ये सब क्या है, चैट बोर्ड आ जाते हैं। ये किस तरीके से डिजाइन किया गया है, इट इज डिजाइन टू अंडरस्टैंड एंड रेस्पॉन्ड टू यूजर और रिक्वेस्ट इन अ कन्वर्सेशनल मैनर। एक तरीके से ये आपको रिस्पॉन्स कैसे करता है, जैसे हम किसी दूसरे पर्सन से बात कर रहे हैं, उसी तरीके से ये आपको रिस्पॉन्स करता है। इसको देख लेते हैं कि चैट बोट कितने तरीके का होता है। एक है स्क्रिप्ट बेस्ड और एक है स्मार्ट बोट। स्क्रिप्ट का मतलब क्या है, जो स्क्रिप्ट बनी बनाई है उस पर काम कर रहा है। मतलब अगर मैंने फीड कर रखा है कि कोई पूछे कि हाउ आर यू टुडे, एक मैंने फीड कर रखा है गुड और बैड, तो उसी में ही आंसर करेगा ये, तो मतलब स्क्रिप्टेड है, बनी बनाई चीजों पे है। अब स्क्रिप्टेड भी दो तरीके का है, एक रूल बेस्ड और एक रिट्रीवल बेस्ड। रूल बेस्ड मैंने आपको बताया ना कि मैंने गुड और बैड लिखा हुआ है, तो वो रूल बेस्ड बन रहा है। और रूल बेस्ड में आपका इफ एल्स की डिसीजन वाला केस भी आ जाता है कि मान लीजिए कि मैंने बताया कि अगर 90% से ऊपर है तो आपको ए ग्रेड मिल रहा है, अगर नहीं है तो बी, फिर सी। तो ये सारे क्या है, इफ और एल्स के स्टेटमेंट भी एक तरीके के रूल बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट है रिट्रीवल बेस्ड। रिट्रीवल का मतलब है कि कहीं ना कहीं इनका डेटाबेस ऑलरेडी स्टोर है, वहां से डेटाबेस से पॉइंट रिट्रीव हो रहा है। जैसे मान लीजिए शॉपिंग साइट होती है, वहां से अगर हमें पेमेंट हिस्ट्री देखना है तो हमने क्या वर्ड टाइप किया, पेमेंट हिस्ट्री। तो पेमेंट हिस्ट्री का डेटा कहीं ना कहीं उस ई कॉमर्स साइट पे उस यूजर का क्या होगा, सेव होगा, वहां से उठा के देता है। या फिर एड्रेस के बारे में जानना है तो एड्रेस के बारे में देगा, या फिर शिपिंग के बारे में जानना है तो शिपिंग के बारे में देगा, या फिर ऑर्डर ट्रैक करना है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, या फिर ऑर्डर कैंसिल करना है। तो ये कुछ वर्ड होते हैं जो वो क्या करता है, अपने डेटाबेस में स्टोर करता है, और स्टोरेज डेटाबेस से ही वो आंसर करता है। मतलब ये भी बना बनाया है, स्क्रिप्टेड है, ये कोई आपसे रियल टाइम में बात नहीं कर रहा है। तो ये सारी किस में आ जाता है, स्क्रिप्ट बेस में आ जाता है। नेक्स्ट है स्मार्ट बोट। स्मार्ट का मतलब क्या है कि वो रियल टाइम में आपसे बात कर रहा है। जैसे एक आ गया जनरेटिव और एक वर्चुअल। जनरेटिव मतलब चैट जीपीटी। चैट जीपीटी में आप कुछ भी आंसर करते हैं, कुछ भी पूछते हैं, वो क्या करता है, पूरे वेब बेस पे जितनी भी उस लर्निंग होगी, वो जितना भी आंसर होगा वो बेस्ट आपको सूटेड आंसर दे देता है। यहाँ तक कि आप एक ही क्वेश्चन को 4 बार पूछते तो आपको 4 बार नए आंसर मिलते हैं। तो ये सब क्या है, स्मार्ट बोर्ड खुद ही जनरेट कर रहा है। तो ये सब किस में आ जाता है, जनरेटिव और वर्चुअल में। एक आता है सोशल। सोशल में जैसे मैंने आपको बताया गूगल असिस्टेंट हो गया, सीरी हो गया, अलेक्सा हो गया, तो ये सब क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है इसमें कई सारे। तो ये स्मार्ट चैटबॉट में आ जाता है। तो आई होप चैटबॉट के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं।
इसमें ह्यूमन लैंग्वेज और कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इसको मैंने एक टैबुलर फॉर्मेट में बना रखा है, एक एक एक्सपेक्ट समझेंगे कि क्या दोनों में डिफरेंस है। तो सबसे पहला एक्सपेक्ट है कि डेफिनेशन समझ लेते हैं कि ह्यूमन लैंग्वेज और मशीन लर्निंग में क्या डिफरेंस है। इसके मीनिंग से ही समझ में आ रहा है। ह्यूमन लैंग्वेज मतलब जो हम बोल रहे हैं, जो ह्यूमंस के द्वारा बोली जा रही है, वो ह्यूमन लैंग्वेज में आ गई, चाहे वो इंग्लिश हो, इंग्लिश हिंदी हो, स्पेनिश हो। अ नेचुरल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज बाय ह्यूमन, मतलब ह्यूमन एक दूसरे से किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस भाषा में, वो ह्यूमन लैंग्वेज हो गई। लेकिन मशीन किस तरीके से कम्युनिकेट करती है, वो तो 0 और 1 के भाषा में करती है। और साथ में इसमें कई सारे लैंग्वेज बन गए हैं, जैसे पाइथन, जावा, C++। और इसको और रेक्टिफाई करें तो ये किस में आ जाती है, हाई लेवल में, लो लैंग्वेज में और मिडिल लैंग्वेज में। तो ये मशीन लैंग्वेज है। नेचर देखते हैं। नेचर क्या है, एम्बिगुअस है, फ्लेक्सिबल है, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है। मतलब एम्बिगुअस का मतलब एक वर्ड के कई सारे मीनिंग निकलते हैं। और फ्लेक्सिबल है, जैसे मीनिंग की बात करें तो एक हो गया नेचर, नेशनल, नेशनैलिटी। तो ये सब क्या है, एक वर्ड है लेकिन कई सारी मीनिंग इसकी निकल रही है। फ्लेक्सिबल है मतलब हम पूरा सेंटेंस भी नहीं बोले तो भी सामने वाला हमारा बात हाँ समझ जाता है। कॉन्टेक्स्ट इंडिपेंडेंट, हमें कॉन्टेक्स्ट की भी जरूरत नहीं होती है, एक सिंपल वर्ड में भी चीजें समझ में आ जाती है। 2 नंबर लिए हैं और प्लस करना है। अगर प्लस का निशान आप नहीं लगाते हो, सिंबल नहीं लगाते हो, माइनस का लगाते हो, तो वो किसके बेसिस पे करेगा, माइनस के बेसिस पे करेगा। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन एंड अडेप्टेशन। इवैल्यूएशन और अडेप्टेशन का मतलब उसमें चेंजेस आना, चीजों को अडेप्ट करती है कि नहीं करती है। तो ऑब्वियसली बात है, ह्यूमन लैंग्वेज ओवर द टाइम क्या करेगी, चीजों को अडेप्ट कर लेती है। जैसे हम जब पैदा होते हैं तो हमें कोई लैंग्वेज नहीं आती, हम अपने नेचर से ही तो अडेप्ट करते हैं, जो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं, चाहे वो हिंदी बोल रहे हो चाहे इंग्लिश बोल रहे हो। तो वो ग्रामर का भी इतना रूल हमें नहीं पता होता है, बस हमें पता होता है कि सेंटेंस कैसे फॉर्म करना है, वो सब हम क्या कर रहे हैं, अपने नेचर से सीख रहे हैं। बट मशीन लर्निंग इस तरीके से नहीं करती है, क्योंकि उसके अंदर प्रोग्राम फिट है। अगर वो प्रोग्राम आप हटा के दूसरा फिट करोगे तभी वो मशीन दूसरे प्रोग्राम पे काम करेगी। यहाँ पे क्या है, अपडेट करना पड़ता है न्यूअर वर्जन के लिए। कम्युनिकेशन मीडियम की बात करें तो किस तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं, या तो बोल के, या तो लिख के, या फिर साइन लैंग्वेज के थ्रू। लेकिन यहाँ पे क्या है, रिटर्न इन टेक्स्ट फॉर्मेट एंड एग्जीक्यूटेड थ्रू कंपाइलर एंड इंटरप्रिटेटर। दो चीज की जरूरत पड़ती है, कंपाइलर और इंटरप्रिटेटर की, ताकि हम उससे आउटपुट जनरेट कर सकें। नेक्स्ट है एरर हैंडलिंग। अगर एरर भी आ गई ह्यूमन लैंग्वेज में तो एरर टॉलरेट हो जाती है, क्योंकि बहुत माइनर एरर है तो टॉलरेट हो जाती है, हम समझ लेते हैं चीजों को। लेकिन अगर मशीन लर्निंग में छोटी सी छोटी एरर भी आ गई है तो वो प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम को फेल कर देती है, सिंटेक्स एरर बताती है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं डेटा प्रोसेसिंग इन एनएलपी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा डेटा प्रोसेसिंग को। अब डेटा किस तरीके से प्रोसेस होता है पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एनएलपी में डेटा होता है टेक्स्ट में, वीडियो में और ऑडियो में। तो अब इसमें डेटा किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है। Data processing in NLP refers to the manipulation and transformation of raw text data into formats suitable for analysis and modeling. It involves various tasks such as tokenization, text normalization, parts of speech, tagging, name entity recognition, sentiment analysis and बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। अब बात ये है कि डेटा प्रोसेस करना है लेकिन लैंग्वेज के फॉर्मेट में, लेकिन मशीन लैंग्वेज तो नहीं समझती है, वो सिर्फ 0 और 1 की एंटिटी को ही समझती है, मतलब नंबर फॉर्मेट में डेटा होना चाहिए। तो जो भी हमने बोला है या जो भी टेक्स्ट है या फिर जो भी आर्टिकल है, पैराग्राफ है, उसको नंबर फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यही स्टेप हम इसमें पढ़ेंगे डेटा प्रोसेसिंग में। आपके सिलेबस में 2 प्रोसेस है, एक है टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन है और एक है बैग ऑफ वर्ड्स। तो इन्हीं दोनों को हम कवर करने वाले हैं इस टॉपिक में। सबसे पहला पार्ट है टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन। अब टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन क्या है, जो टेक्स्ट हमने लिखा है, बनाया है, वो मशीन लैंग्वेज तक कैसे पहुंचेगा या फिर मशीन उसको कैसे समझेगी। तो इसमें कई सारे स्टेप है, इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला है सेंटेंस सेगमेंटेशन, नेक्स्ट है टोकनाइजेशन, थर्ड है स्टॉप वर्ड रिमूवल, फोर्थ है लोअर केसिंग और फिफ्थ है लिमिटाइजेशन एंड स्टेमिंग। इसको बहुत अच्छे से हम ब्रीफ
तरीके से समझते हैं कि सबसे पहला क्या है, सेंटेंस सेगमेंटेशन। सेंटेंस सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन का मतलब है कि उसको कई पार्ट में तोड़ना, क्योंकि जो भी ह्यूमन बोलता है वो एक पूरे सेंटेंस में बोलता है। अब मशीन पूरे सेंटेंस को कैसे समझेगी? पहले तो उसके सेंटेंस को हम क्या करते हैं, सेगमेंट करते हैं, मतलब उसको तोड़ते हैं कई पार्ट में। तो इट इन्वॉल्व ब्रेकिंग अ पैराग्राफ और अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट इनटू अ इंडिविजुअल सेंटेंस। या तो बहुत बड़ा पैराग्राफ हो या फिर कोई टेक्स्ट का ब्लॉक हो, उसको एक इंडिविजुअल सेंटेंस में ब्रेक करते हैं। इट इज कंसिडर अ क्रूशियल स्टेप इन नेक्स्ट टेक्स्ट normalization because it transform the text into a consistent and manageable format by breaking it down into sentence। ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, समझने में प्रॉब्लम आ जाती है कि किस तरीके से सेंटेंस को हम तोड़ें। Once the text is segmented into sentence, we can apply other normalization technique to each sentence separately। जब एक बार ये वाला प्रोसेस हो जाता है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। अब बहुत अच्छे से इसको समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम सेंटेंस को सेगमेंटेशन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल है, आई लव कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग के बाद यहाँ पे लगा है फुल स्टॉप, फिर है आई ऑल्सो लव स्लीपिंग। अब स्लीपिंग, ये देखने से क्या लग रहा है, ये तो एक पूरा प्रॉपर सेंटेंस है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या प्रोसेस होता है, टोकनाइजेशन का। अब ये टोकन क्या है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये एक वर्ड लिखा हुआ है, वी आर मूविंग टू एल डॉट ए डॉट, ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स है। तो ये भी एक सेंटेंस ही है, लेकिन इसको अलग अलग छोटे छोटे वर्ड्स में, छोटे छोटे नंबर में या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, टोकन बनाना कहलाता है। मतलब अगर आप वी आर को एक अलग पार्ट में डिवाइड कर रहे हो तो ये भी एक टोकन है, मूविंग को अलग पार्ट में डिवाइड कर रहे हो तो वो भी क्या कर रहा है, टोकन हो रहा है। तो ये इसी प्रोसेस को हम क्या किसमें इंप्लीमेंट करते हैं, टोकनाइजेशन में। तो टोकनाइजेशन इज अ फंडामेंटल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन द सेंटेंस ट्रांसफॉर्म इन सेंटेंस सेगमेंटेशन इनटू इंडिविजुअल यूनिट कॉल्ड टोकन। जो हमने सेंटेंस सेगमेंटेशन से सेंटेंस को अलग किया था, उसमें से भी हम वर्ड, हर एक, चाहे वो वर्ड हो चाहे वो नंबर हो या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर में भी फर्दर डिवाइड करते हैं। यही काम क्या कहलाता है, टोकनाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट, स्टॉप वर्ड रिमूवल। जब हम सेंटेंस क्रिएट करते हैं तो हम ग्रामर की काफी जब पूरा सेंटेंस बनाने के लिए ग्रामर की हेल्प लेते हैं, जैसे इज, एम, आर, विद, अपॉन। ये सारी चीजें क्या हैं, एनएलपी में नॉइज देती हैं। मतलब ये जरूरी नहीं है कि इसको हम यूज करें। एनएलपी क्या करता है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड होता है केवल उसी को ही प्रिसाइज करता है। तो इन सारे अननेसेसरी वर्ड को हटाना ही क्या कहलाता है, स्टॉप वर्ड रिमूवल। जैसे स्टॉप वर्ड रिमूवल वर्ड्स आर कॉमनली यूज्ड वर्ड्स व्हिच अकर वेरी फ्रिक्वेंटली, जो बहुत बार आ रहे हो, वो सिर्फ क्या करते हैं, बार बार रिपीटिशन करके वर्ड में वर्ड काउंट को ही बढ़ाते हैं। तो इससे बेटर है कि उनको हम क्या करें, रिमूव कर दें। जैसे ए हो गया, द हो गया, इज हो गया, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं। These words are removed to reduce noise and focus on more meaningful and significant word। जैसे अगर हमें अपने किसी को बात भी समझानी है तो हम इधर उधर के वर्ड्स या घुमा के अगर बात करें तो उसे समझ में नहीं आएगी। बेटर है कि हम बहुत प्रिसाइज वर्ड में ही अपनी बात को समझाएं, तो बहुत पॉइंट ऑफ द एक्यूरेट पॉइंट कहलाएगा। सेम इसी तरीके से स्टॉप वर्ड में भी यही करते हैं। कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये आपको विद स्टॉप वर्ड्स दिख रहा होगा, जैसे ग्रोइंग अप विद हेयरिंग लॉस। यहाँ पे कुछ जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है ग्रोइंग, हेयरिंग और लॉस। अप और विद मेरे काम का नहीं है, तो यहाँ से विदाउट अगर बात करें कि कौन से स्टॉप वर्ड को रिमूव कर रहा है, तो यहाँ से अप और विद को रिमूव कर दिया गया है। इसी तरीके से टू, विद, ये सारे ये रिमूव कर दिए गए हैं। और भी कई सारे ऑप्शन एग्जाम्पल है जहां से आप देख सकते हो जो आपको ग्रामेटिकली यूज नहीं हो रहे हैं, उसको वहां पे हम रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लेमेटाइजेशन एंड स्टेमिंग। लेमेटाइजेशन और स्टेमिंग एक तरीके से एक ही अर्थ होता है, दोनों का डेफिनेशन एक ही होता है कि जो वर्ड बना हुआ है वो किस कोर वर्ड से बना हुआ है, मतलब उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसको एक लेम भाषा में समझना क्या कहलाता है, लेमेटाइजेशन और
स्टेमिंग। लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है, ये भी कई बार पूछा जाता है कि बेसिक डिफरेंस क्या है लेमेटाइजेशन और स्टेमिंग में। लेमेटाइजेशन में अगर आप उसके कोर वर्ड पे जाते हो तो एक मीनिंग जनरेट होती है, लेकिन स्टेमिंग में इस तरीके से नहीं होता है। तो इसको थोड़ा और अच्छे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि लेमेटाइजेशन कन्वर्ट वर्ड टू देयर डिक्शनरी फॉर्म lemma by removing affix resulting in a meaningful and valid word in the language। मतलब वर्ड में अगर कोई सफिक्स जुड़ा हो तो या प्रीफिक्स जुड़ा हो तो उसको हटा के जो मेन वर्ड होता है उस फॉर्म में वर्ड को लाना क्या कहलाता है, लेमेटाइजेशन। लेकिन उस फॉर्म में लाने से पहले ये भी देखना होता है कि उस वर्ड की कोई मीनिंग बन रही हो। और स्टेमिंग क्या होती है, स्टेमिंग इन्वॉल्व द रिमूविंग ऑफ अफिक्स, ये भी एक तरीके से क्या करता है, अफिक्स को ही हटाता है, चाहे वो एंडिंग वाले उसको, टू क्रिएट अ रूट फॉर्म, मतलब जो वर्ड जिससे उत्पत्ति हुई जो एकदम रूट फॉर्म है उसमें लाना। लेकिन द रिजल्ट रूट फॉर्म मे और मे नॉट बी मीनिंगफुल वर्ड, हो सकता है कि उसकी कोई मीनिंग भी निकले और हो सकता है कि उसकी मीनिंग ना भी निकले। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए चेंज लिखा है, कई सारे वर्ड है। स्टेमिंग का मैं आपको पहले ही रिजल्ट देती हूँ। यहाँ पे है चेंज, फिर है चेंजिंग, चेंजेस, चेंज्ड एंड चेंजर। मतलब वर्ड एक ही है चेंज, लेकिन इसके कई सारे सफिक्स लगा के उसको उसकी मीनिंग चेंज कर दी गई है। जैसे यहाँ पे है आईएनजी लगाया है, ईएस लगाया है, ईडी लगाया है और ईआर लगाया है। तो स्टेमिंग क्या करेगा, जो अफिक्स लगे हैं, अफिक्स मतलब जो वर्ड के एंड में जोड़े गए हैं एक्स्ट्रा पार्ट, उसको हटाता है। अब यहाँ देखो, इसको लगा कि ये ई एक्स्ट्रा वर्ड है तो उसने ई हटा दिया और इसकी मीनिंग को लगा दिया CHANG। यहाँ पे ING को हटा दिया तो CHANG यहाँ से ही बना, उसने ES को हटा दिया, ED को हटाया और ER को, तो वर्ड क्या बन के आ रहा है, CHANG, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है। मतलब ई लगाना जरूरी हो गया तभी उसका मीनिंग बनेगा। लेकिन यही सेम केस अगर मैं लेमेटाइजेशन की बात करूं तो यहाँ पे कोई भी उसको लग नहीं रहा है कि कोई वर्ड हटाने की जरूरत है, तो उसने इसकी रियल मीनिंग को ही यहाँ पे कन्वर्ट किया है। इसमें आईएनजी हटाया है तब भी इसने आईएनजी हटा के इसके रूट वर्ड को ही यहाँ पे कन्वर्ट किया है। सेम इसी तरीके से ईएस को भी हटा के चेंज ही बना रहा है, और चेंज या फिर चेंजर को भी हटा के क्या बना रहा है, चेंज, जिसका एक मीनिंग निकल रहा है। लेकिन स्टेमिंग में मीनिंग नहीं निकलता है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन में कौन सा प्रोसेस फास्ट है, तो आंसर आएगा स्टेमिंग, क्योंकि स्टेमिंग क्या कर रहा है, लास्ट के वर्ड हटा रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है कि उसका मीनिंग निकल रहा है या नहीं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, फास्टर है स्टेमिंग एज कंपेरिजन टू लेमेटाइजेशन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। नेक्स्ट चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन खत्म होता है। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं जो था बैग ऑफ वर्ड्स। बैग ऑफ वर्ड्स का मतलब क्या है, ये इमेज से ही समझ में आ रहा होगा कि एक बैग बना हुआ है और इसमें एक यहाँ पे आप देखो कई सारे पैराग्राफ यूज किए गए हैं, सेंटेंस बनाया, एक पैराग्राफ है जो कई सारे सेंटेंस से मिलके बना हुआ है। अगर एक सेंटेंस की बात करें तो आई और यहाँ पे ह्यूमर पे खत्म हो रहा है, दी के बाद यहाँ पे जनरल पे खत्म हो रहा है, तो कई सारे सेंटेंस हैं। लेकिन इस पूरे पैराग्राफ को अगर मैं एक बैग में कन्वर्ट करूं, मतलब बैग में किसी भी मैं ये नहीं देख रही हूँ कि कौन से सीक्वेंस में गया है, बैग में भर दूं, तो ये क्या करेगा, यही केस क्या कहलाता है, बैग ऑफ वर्ड्स कहलाता है। मतलब ये कोई ग्रामर का सिंटेक्स नहीं देखता, सीक्वेंस नहीं देखता, मतलब एक तरीके से बैग में भरी हुई चीजें रख देना। जैसे हम कहीं घूमने भी जाते हैं तो हम जब पैकिंग करते हैं तो कुछ भी चीज कहीं पे भी व्यवस्थित कर सकते हैं हम, मतलब एक सीक्वेंस नहीं होता है कोई चीज कहाँ रखना है। तो सिमिलर ये भी एक इसी बैग ऑफ वर्ड्स के कॉन्सेप्ट में बनता है। Consider a big bag or box and assume that you put all the words from the paragraph in the box without caring about their order to grammar। सारे words को एक बैग में भर देना, यहाँ तक कि उसके ग्रामर पे आपको कोई ध्यान नहीं देना है। This idea is the essence of the bag of words technique in NLP. It is like dumping all the words from a sentence or paragraph into a bag, shaking it up and looking at what words are there without worrying about how they were arranged। अगर आप इस बैग को शेकिंग करेंगे तो सीक्वेंस इधर उधर भी हो सकता है, फिर आप किसी भी वर्ड को अगर पुल करेंगे तो दैट मीन कि किसी भी सीक्वेंस में नहीं है या फिर ग्रामर को कंज्यूम नहीं कर रहा है। बैग ऑफ वर्ड्स को एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट किस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। बैग ऑफ वर्ड्स में कुछ स्टेप परफॉर्म होते हैं
पहला स्टेप है टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन का, जो हमने कवर कर लिया था। इसमें मल्टीपल पार्ट्स आते हैं, जैसे सेंटेंस को सेगमेंटेशन करना, टोकनाइज करना, स्टॉप वर्ड का यूज करना, या लेमेटाइजेशन या स्टेमिंग का यूज करना है। तो ये सब पहले हम टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन में कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम डायरेक्टरी को क्रिएट करते हैं। ये बैग ऑफ वर्ड्स में ही आता है। अब ये डायरेक्टरी क्या है, अब इसमें आपको एक नया वर्ड भी मिलेगा, वो है कॉर्पस। कॉर्पस का मतलब है कि आपके पास मल्टीपल डॉक्यूमेंट है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट का कॉम्बिनेशन कॉर्पस कहलाता है। इसमें इसके थ्रू हम डिक्शनरी तैयार करते हैं। डिक्शनरी में क्या होता है, एक लिस्ट बनाते हैं यूनिक वर्ड का, जो बार बार कॉर्पस में आ रहे हैं। मैंने बताया ना, कॉर्पस का मतलब उसके वोकेबलरी में या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस बोलते हैं। फिर उस डिक्शनरी से हम क्या बनाते हैं, डॉक्यूमेंट वेक्टर बनाते हैं। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेक्टर क्या है, क्योंकि बताया था कि जो भी हम टेक्स्ट या वॉइस फॉर्मेट होता है, उस मशीन को उसी के थ्रू हम नहीं पास कराते हैं, हम उसको किसके थ्रू बनाते हैं, एक नंबर फॉर्मेट में बनाते हैं। अब नंबर प्रोसीजर तक जाने के लिए पहले उस टेक्स्ट फॉर्मेट को वेक्टराइज करना पड़ता है, फिर उस वेक्टराइज फॉर्म को फिर हम नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो वेक्टर बनाने का काम है, वो उसी का ही एक प्रोसेस होता है। वेक्टर में क्या है, फॉर ईच डॉक्यूमेंट इन द कॉर्पस फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम द वर्ड फ्रॉम द यूनिक लिस्ट ऑफ वर्ड हैज अकर्ड। वो वर्ड उस कॉर्पस में कितनी बार आया है, वो वेक्टराइज फॉर्म में आ जाता है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, किसका, सारे वेक्टर्स का। तो आई होप ये 4 प्रोसेस जो है बैग ऑफ वर्ड्स में, वो समझ में आ गया होगा। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जो डिक्शनरी बनाना क्या होता है, वेक्टराइज करना क्या होता है। तो एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे कुछ डेटा है। मैंने आपको बताया कि कॉर्पस का यूज करेंगे, कॉर्पस मतलब मल्टीपल डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे मेरे पास 3 डॉक्यूमेंट है, पहला डॉक्यूमेंट, दूसरा और तीसरा। ध्यान से देखिएगा, इसमें हम टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन का भी पार्ट करेंगे। पहला जो डॉक्यूमेंट 1 है, इसमें इसका जो सेंटेंस है वो ये लिखा हुआ है, अमन एंड अनिल आर स्ट्रेस्ड। सेकेंड है, अमन वेंट टू अ थेरेपिस्ट। थर्ड वन है, अनिल वेंट टू अ डाउनलोड अ हेल्थ चैट बोर्ड। ये 3 अलग अलग डॉक्यूमेंट है। तो सबसे पहले तो डेटा कलेक्ट किया गया किसके थ्रू, प्री प्रोसेसिंग के थ्रू। तो पहला पार्ट ये हुआ। अब here are 3 document have one sentence each. After text normalization the text become। अब ये जो सेंटेंस है उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन का हेल्प लेंगे, और उसमें क्या करेंगे, हर एक वर्ड को अलग अलग करेंगे सेपरेट में। जो भी सेंटेंस आ रहा है उसमें से हर एक वर्ड को अलग, मतलब हर एक टोकन बनाएंगे, अलग अलग टोकनाइज करेंगे। अब इसमें देखिए, टोकनाइज करने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको स्पेस से कन्वर्ट कर रही हूँ, तो अमन अलग हो गया, एंड अलग हो गया, अनिल हो गया, आर हो गया, स्ट्रेस हो गया। सिमिलर सेकंड डॉक्यूमेंट में अमन वेंट टू अ थेरेपिस्ट, ये भी अलग कर दिया है। और थर्ड में भी अनिल वेंट टू डाउनलोड अ हेल्थ चैटबॉट। अब इसमें केस का ध्यान नहीं रखना है, आप उस सबको क्या कर सकते हो, लोअर केस में रख सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या किया गया है। अब मेरे पास क्या है, डॉक्यूमेंट बन गया है। अब इसका वेक्टर क्रिएट करते हैं। पहले तो हमने टेक्स्ट को नॉर्मलाइज किया था, फिर स्टॉप वर्ड टोकनाइज करा, फिर स्टॉप वर्ड यू रिमूव किया, उसके बाद क्या किया, डिक्शनरी बनाया। अब डॉक्यूमेंट वेक्टर क्रिएट करते हैं। अब डॉक्यूमेंट वेक्टर कैसे क्रिएट करते हैं, वेक्टर का मतलब है एक वेक्टर क्रिएट करना। तो जितने भी यूनिक वर्ड थे, सबसे पहले उनको हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अमन एंड अनिल आर स्ट्रेस वेंट टू अ थेरेपिस्ट डाउनलोड हेल्थ चैटबॉट, बाकी सारे वर्ड हटा दिए। अब जो भी वर्ड जितनी बार भी आ रहा है उसकी काउंटिंग लिखी गई है। यहाँ देखिए, अमन 1 एंड अनिल आर स्ट्रेस, और बाकी का 0 है। ये नंबरिंग कैसे हुई है, ये नंबरिंग हर एक डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग होती है। तीन डॉक्यूमेंट पूरा देख लेते हैं। जैसे ये देखिए, अमन एंड अनिल स्ट्रेस वेंट टू अ थेरेपिस्ट डाउनलोड हेल्थ चैटबॉट, ये एक टैबुलर फॉर्मेट में पहले ही लिख दिया गया है। अब इन वर्ड को कंपेयर करते हैं डॉक्यूमेंट से। अब देखिए, पहला डॉक्यूमेंट क्या था, अमन एंड अनिल आर स्ट्रेस। तो ये देखिए, अमन आया है, तो अमन के यहाँ पे काउंटिंग कितनी है, 1। एंड की काउंटिंग कितनी है, 1। अनिल अनिल लिखा हुआ है, यहाँ पे इसकी काउंटिंग है 1। आर और स्ट्रेस की भी काउंटिंग कितनी है, 1। तो यहाँ पे आर और स्ट्रेस की काउंटिंग 1 रखी गई।
बाकी यहाँ इस सेंटेंस में when to और आगे जितने भी हैं वहां पे 0 लिखा गया है। अब हम नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में देखिए अमन फिर से आया है, तो अमन पे इसकी काउंटिंग 1 है। वेंट, वेंट आप देखो कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे 1 लिखा गया है। 2 कहाँ पे है, यहाँ पे, वहां पे भी 1 है। ए कहाँ पे है, यहाँ पे है। थेरेपिस्ट, थेरेपिस्ट के नीचे 1 है, बाकी कहीं पे भी ये वर्ड नहीं रिपीट हो रहे हैं, तो वहां पे क्या है, 0 है। सेम यही काम हम किससे रिपीट करते हैं, डॉक्यूमेंट 3 में। अब अनिल कहाँ पे आ रहा है, अनिल 1 पे है। वेंट 1, 2 यहाँ पे 1 है, और इसी तरीके से ए आ रहा होगा, और डाउनलोड में भी 1 टाइम आ रहा होगा, हेल्थ में भी और चैट बोर्ड में। जो वर्ड नहीं रिपीट हो रहे होंगे या फिर सेंटेंस में नहीं, डॉक्यूमेंट में नहीं आ रहे होंगे, उसके आगे 0 लिखा गया है। तो इस तरीके से हम बैग ऑफ वर्ड्स की थ्योरम लगा के यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आपको बैग ऑफ वर्ड्स का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ सिनेरियोज के बेसिस पे आपको टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन और बैग ऑफ वर्ड्स की थ्योरम पूछी जाती है। तो यहाँ पे यूनिट 6 कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।